हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज अनुज हिंद और आज हम बात करने वाले एक कंबाइंड टॉपिक के ऊपर जो क्लास 10th के अंदर भी है और क्लास 12 के अंदर भी है। वैसे तो क्लास 12 के अंदर भी ये सारा फिनोमेना जो मैंने ईएमआई का सारा कॉन्सेप्ट करवाया है ये क्लास 12 के अंदर भी आता है और क्लास 10 के अंदर भी ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। तो आज वाली जो ये वीडियो है ये क्लास 10 के लिए भी है और क्लास 12 के लिए भी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो कहाँ तक आपको 10th क्लास को करना होगा कवर कि उनके लिए एनफ हो जाएगा, और ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक क्लास +2 के लिए भी है और स्टार्टिंग का पोर्शन दोनों का कॉमन रहेगा। और मैं बता दूंगा कि यहाँ तक 10th क्लास ने कवर करना है और इसके बाद क्लास 12 की टर्न भी आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्टिंग से लेके एंड तक क्लास 12 ने करना है और स्टार्टिंग से लेके किस पोर्शन तक क्लास 10 ने करना है वो मैं आपको बता दूंगा। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी चैनल की प्रमोशन। तो जो स्टूडेंट इस चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, इससे पहले इस चैप्टर के अंदर फ्लेमिंग रूल्स कर लिया जो आज आप यूज़ करने वाले हैं। फिर से थोड़ा रिकॉल कर देता हूँ कि यहाँ पर जो रूल लगता है एसी जनरेटर के अंदर टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, उसके लिए यूज़ करते हैं फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल क्या कहता है? फादर मदर चाइल्ड। याद किया कॉन्सेप्ट? फादर मदर चाइल्ड। फादर फॉर फोर्स, मदर फॉर मैग्नेटिक फील्ड एंड चाइल्ड फॉर इंड्यूस करंट। क्लियर है? तो फ्लेमिंग लेफ्ट एंड राइट हैंड के अंदर यही मेन एक डिफरेंस होता है कि जो मिडिल फिंगर होती है रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और राइट हैंड रूल के अंदर मिडिल फिंगर रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट। क्लियर है? तो ये दोनों के अंदर क्या रहता है, एक डिफरेंस रहता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अंदर और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फ्लेमिंग लेफ्ट एंड फ्लेमिंग राइट हैंड रूल? तो आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि एसी जनरेटर क्या होता है। होता क्या जनरेटर? ठीक है, तो जनरेटर है क्या चीज़ बेटे? नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ प्रिपेयर करते जाना। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी in the form of alternate current, या शॉर्ट फॉर्म के अंदर मैं बोल दूं एसी। ठीक है, एक ऐसी डिवाइस होती है अपने पास जो कन्वर्ट करती है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस फॉर्म में मिलती है? एसी की फॉर्म के अंदर मिलती है। ठीक है, और ये जो सारा जनरेटर देखो मैंने यहाँ पर इसकी कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी बना रखी है, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। पहले डेफिनेशन लिखनी है। अब ये किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? तो सारा जो फैराडे ने कॉन्सेप्ट दिया ईएमआई, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ एसी जनरेटर। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप इसके अंदर आ जाएगा इसका प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड होता है? तो इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। दैट इज व्हेन देयर इज अ चेंज इन magnetic flux, linked with the closed coil, then EMF is induced. That is the EMI. I hope कि आपको ये EMI के बारे में बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैंने एक एक स्टेप आपको क्लियर किया यहाँ पर। EMI का क्या होता है, EMI कैसे फ्लक्स चेंज होता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या था, सेकंड लॉ क्या था, EMF की डायरेक्शन बाय लेंज़ेज़ लॉ। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका बेटे। ठीक है, तो जिन बच्चों ने ये फर्स्ट टाइम आए हैं इस
आज के इस वीडियो के ऊपर। तो प्लीज़ जाके पहले लेंजेस लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है उनको जरूर देखें जाके, फिर इस वीडियो के ऊपर आए। ठीक है, तो राइट कर लीजिए, साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है इसकी कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखना है आपने? कंस्ट्रक्शन, डायग्राम बनाना है इसका। ठीक है, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है। ठीक है, क्या लिया हुआ है कंस्ट्रक्शन के अंदर, आपने समझना इन चीज़ों को कि एक मैंने स्ट्रॉन्ग परमानेंट मैग्नेट ली हुई है, जिस यू शेप की मैग्नेट आप ले सकते हो। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जिसका, तो जिसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने क्या किया हुआ, ये एक सॉफ्ट आयरन की बनी हुई रेक्टेंगुलर कॉइल, जिसको आर्मेचर कॉइल भी बोला जाता है। किसकी बनी हुई है? ये सॉफ्ट आयरन की। और सॉफ्ट आयरन इज अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल हैविंग हाई परमिएबिलिटी। ठीक है, सॉफ्ट आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है जिसकी परमिएबिलिटी क्या होती है? हाई होती है। अपने अंदर मैग्नेटिज्म जो हो रहता है इसका रेडियली मैग्नेटिज्म होता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? ये स्ट्रॉन्ग क्रिएट करता है यहाँ पर। ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो डेंसिटी होती है उसको भी इंक्रीज कर देता है ये। ठीक है, इसलिए यहाँ पर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वो कौन सा किया जाता है? सॉफ्ट आयरन। ठीक है, मटेरियल यूज़ किया जाता है रेक्टेंगुलर कॉइल। इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर कॉपर वायर वाउंड की होती है, बहुत सारी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉपर वायर यहाँ पर वाउंड की जाती है। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कॉइल है जिसको अपने इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऊपर रोटेट करवाने वाले हैं। ठीक है, इस रेक्टेंगुलर कॉइल के साथ क्या चीज़ अटैच है? दो ये रिंग्स, जिनको स्लिप रिंग्स बोला जाता है। ठीक है, स्लिप रिंग अटैच की हुई हैं और इन स्लिप रिंग के साथ ब्रशेज जो हैं वो मेटल ब्रशेज जो हैं वो अटैच किए होते हैं। मोस्टली ये कार्बन या ग्रेफाइट के बने होते हैं। ठीक है, तो मैंने A to Z इसके बारे में बता दिया। अच्छा, एक और AC और DC के बीच में डिफरेंस क्या रहता है? AC जनरेटर या DC जनरेटर के अंदर डिफरेंस क्या रहता है? जो AC होते हैं ना, चाहे वो मोटर है चाहे वो जनरेटर है, ठीक है, तो उनके अंदर हमेशा स्लिप रिंग का यूज़ किया जाता है। और जो DC होते हैं उनके अंदर स्प्लिट रिंग का यूज़ किया जाता है। जैसे अगर मैं मोटर की बात करूँ तो इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर स्प्लिट रिंग का यूज़ किया जाता है, जिनको एज ए कम्यूटेटर भी बोलते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखा वो पहले प्रीवियस जाके इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में जो वीडियो बनी हुई है उसको देखें। उसके अंदर मैंने स्प्लिट रिंग के बारे में डिटेल के अंदर बताया हुआ है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्प्लिट रिंग, हाउ इट एक्ट एज ए कम्यूटेटर। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने बताया हुआ है। और स्लिप रिंग का काम होता है जस्ट टू पास द करंट को आगे पास करवाना है आर्मेचर कॉइल को, इनका यही काम होता है। ठीक है, ब्रशेज़ का काम, ये ब्रशेज़ इसलिए यहाँ पर लगाए जाते हैं क्योंकि जो वायर्स होती हैं, ये जो स्लिप रिंग्स होती हैं, ये मान लो ये स्लिप रिंग है। ठीक है, चलो ये स्लिप रिंग है, इस स्लिप रिंग के साथ ये कार्बन ब्रशेज ऐसे अटैच होते हैं। एक जरिया है वायर को इसके साथ कनेक्ट करने का। ये कार्बन ब्रशेज जो है, ये ग्रेफाइट ब्रशेज है, इनका एक ही काम है वायर्स को स्लिप रिंग के साथ कनेक्ट करने का। अगर मान लो ये ब्रशेज मैं रिमूव कर देता हूँ, डायरेक्ट वायर को इसके साथ ज्वाइन कर दूंगा, तो ये जो स्लिप रिंग है, ये एक्सल जिसके साथ ये रोटेट कर रहा है, ये एक्सल जिसके ऊपर ये रेक्टेंगुलर कॉइल भी जिसके साथ साथ रोटेट कर रही है और स्लिप रिंग भी रोटेट कर रही है। तो अगर मैं स्लिप रिंग वेल्ड हुई है, स्लिप रिंग एक्सल के साथ ऐसे वेल्ड हुई है अंदर से। ठीक है, और अगर मैं इसके साथ डायरेक्ट वायर अटैच कर लूँगा तो ये स्लिप रिंग तो रोटेट करेंगी, और रोटेट करेंगी तो जो वायर है वो भी रोटेट करना शुरू कर देगी, उसके ऊपर लिपटना, वाउंड होना शुरू होना क्या कर देगी? शुरू कर देगी। ठीक है, तो जो चीज़ पॉसिबल ही नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो सिर्फ वायर्स को आगे कनेक्ट करने के लिए, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पर ब्रशेज़ का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द ब्रशेज़। ठीक है, और व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग? टू जस्ट पास द करंट टू द रेक्टेंगुलर कॉइल। ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉइल के बारे में आपने लिखना है, इट इज़ द मेड अप ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर ऑन विच कॉपर वायर इज वाउंडेड विद अ नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है, एंड दिस इज द strong permanent magnet, ठीक है, having strong magnetic field in which these rectangular coils are placed। ठीक है, हाँ जी, हो गया राइट, कर दो इरेज। ठीक है, अच्छा, तो जितनी भी मैंने बातें बताई हैं आपको, आपने कंस्ट्रक्शन के अंदर डायग्राम बनाना है
और सभी का फंक्शन जो मैं ऑलरेडी आपको ओरली मैंने बता दिया, आपको राइट भी करना है। किस किस का फंक्शन आपको राइट करना है? सबसे पहले तो आर्मेचर कॉइल के बारे में आपको बताना है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ आर्मेचर, किसकी कॉइल बनी होती है अभी मैंने आपको बताया आर्मेचर कॉइल के बारे में। आर्मेचर कॉइल के बाद आपको बता देना है स्लिप रिंग्स के बारे में, स्लिप रिंग्स का क्या फंक्शन है जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका। उसके बाद ब्रशेज़ के बारे में बता देना, ठीक है, कितने ब्रशेज़ होते हैं, किसके साथ अटैच होते हैं, क्या फंक्शन है, ऑलरेडी यू नो वेरी वेल समझ गए इस बात को। परमानेंट मैग्नेट कौन सी ली है अपने, ठीक है, परमानेंट मैग्नेट जो यू शेप मैग्नेट ली है, इसके बारे में आप बता सकते हो, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में बताने के बाद अब ये वर्क कैसे करती है, ठीक है, इसकी वर्किंग क्या होगी, तो वर्किंग आपको सीखनी है और समझनी भी है, ठीक है, वर्किंग। अच्छा, अब इस वर्किंग को मैं समझाता हूँ आपको। चलो, ये मेरा डस्टर, मेरी आर्मेचर कॉइल, ठीक है। अब ये बस पोज कर लेते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे चल रही है नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मेरे पास मेरी आर्मेचर कॉइल है, ठीक है। अब जब मैं इस आर्मेचर कॉइल को ऐसे रखूँगा तो फ्लक्स, इस टाइम फ्लक्स का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया। इस ये एरिया में से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करे, दैट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स। और अगर मैं इस रेक्टेंगुलर कॉइल को ऐसे रखता हूँ, इसके बीच में प्लेस करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या होता है, मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसमें से पास करती हैं। लेकिन जैसे मैं इसको रोटेट करता हूँ इस वे के अंदर, तो क्या हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन डिक्रीज होंगी। पहले मान लो 5 मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं, फिर जैसे जैसे मैं डिक्रीज़ करता हूँ कम होती जा रही हैं। और जब मैं इस वे के अंदर कर दूंगा तो इस टाइम क्या होगा कि मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगे, और मे भी क्या पता कोई पास ही ना करें, क्योंकि यहाँ पर एंगल अभी आगे एंगल का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा क्या रहेगा। और जब मैं फिर इसको ऐसे रोटेट करना शुरू कर दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन फिर से इंक्रीज़ होना शुरू कर देंगी, और जब ये इस पोजीशन के अंदर आ जाएगा तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास करेंगी, और जैसे ये इस तरफ आएगा तो फिर से डिक्रीज़। मैग्नेटिक फील्ड लाइन का इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होने का मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स का चेंज होना होता है। और जब जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तब तक इस धरती के ऊपर अब तब इस धरती के ऊपर एक कोई ना कोई बंदा प्रकट होगा जिसका नाम होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। तो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ पर होगी जब भी आप इसको कॉइल को रोटेट करवाओगे। अब देखो इसके अंदर होता क्या कि आपको फोर्स की डायरेक्शन पता होती है कि आप उसको किस तरफ रोटेट करवा रहे हो, फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको पता है। देन बाय यूजिंग फ्लेमिंग राइट हैंड रूल आप उसकी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। जैसे कि हाँ जी, ये मेरे पास वो रेक्टेंगुलर कॉइल है तो फिजिक्स की बुक है, ठीक है। इसका ये टर्मिनल ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक है। अब ये कॉइल को आप ऐसे रोटेट करवा रहे हो, ऐसे, ठीक है, इस वे के अंदर आपने फोर्स ऐसे लगाई ना, इसको आप इस वे में रोटेट करवा रहे हो, मतलब इस आर्म के ऊपर फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ और इस आर्म के ऊपर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। इट मीन्स टॉर्क अप्लाई हो रहा है यहाँ पर, है ना। तो इधर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। अब फोर्स की डायरेक्शन आपको पता है, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो फोर्स की डायरेक्शन में आपने क्या करना है, अपने थंब को रखना है। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आपने अपनी 4 फिंगर को रखना है। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, फोर्स ऊपर की तरफ, इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ उस तरफ, तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। तो ए बी आर्म के अंदर जो करंट फ्लो करेगा वो ए से बी की तरफ करेगा। और सी डी आर्म, ये वाली सी डी आर्म, इस पर फोर्स लग रही है नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ मतलब थंब को रखना है अपने फोर्स की डायरेक्शन में। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ ही है तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखो किस तरफ गई, नीचे की तरफ, इस तरफ फोर्स, ठीक है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड और नीचे की तरफ इंड्यूस करंट की डायरेक्शन। तो मतलब सी से डी इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, सी टू डी होगी। क्लियर है ये बात। अच्छा, अब ये इंड्यूस करंट हुआ क्यों, कैसे बना ये करंट, तो सारी कहानी किसके ऊपर डिपेंड करती है, फ्लक्स के ऊपर। कि जब भी फ्लक्स में चेंज होगा, जब आपने कॉइल को रोटेट करवाया, मैकेनिकल फोर्स अप्लाई की यहाँ पर, ठीक है, तो ये रोटेट हुई, रोटेट होते क्या हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगी, और ईएमएफ की इंड्यूस होते ही करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस करंट।
क्लियर होगी ये बात, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को आप लिखते भी हैं इसके अंदर, ठीक है। तो वर्किंग के अंदर आपने लिखना है कि द करंट फ्लो, हाँ जी, द रेक्टेंगुलर कोयल ABCD, द रेक्टेंगुलर कोयल या जिसको आर्मेचर कोयल भी बोलते हैं ABCD, इन रेक्टेंगुलर कोयल ABCD, द फोर्स ऑन आर्म AB in upward direction and on arm CD in downward direction, in downward direction, ठीक है। now according to Fleming राइट हैंड रूल, हाँ जी, राइट हैंड रूल, फोर्स की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो करंट की डायरेक्शन क्या होगी A to B, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड current is from A to B and C to D, ठीक है। अब क्या होगा, हाफ रोटेशन हुई है ना, ये ऊपर गई ये नीचे आई, हाफ रोटेशन हुई तो स्लिप रिंग की पोजीशन भी क्या हो जाती है यहाँ पर, ये कंटिन्यूसली ऐसे चेंज होती रहती है, स्लिप रिंग घूमती रहती है। तो ब्रशेस के साथ ऑलरेडी अटैच है तो इनका तो कोई फंक्शन इतना रहता नहीं है, इन्होंने सिर्फ करंट को आगे पास करवाना है। मेन कहानी यहाँ पर है, जब भी ये घूम रही है तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। C to B आफ्टर हाफ रोटेशन होने के बाद अब क्या होगा, D यहाँ आ जाएगा है ना, C यहाँ आ जाएगा, B यहाँ हो जाएगा और A यहाँ आ जाएगा, क्लियर है। आफ्टर हाफ रोटेशन के बाद क्या हुआ कि ये ऐसे था ABCD, ये हाफ रोटेशन हुई ये यहाँ चला गया, मतलब C यहाँ आ गया, D यहाँ, B यहाँ, A यहाँ आ गया। तो अब क्या होगा, CD आर्म के ऊपर क्या लगेगी, फोर्स ऊपर की तरफ, और AB आर्म के ऊपर फोर्स लगेगी नीचे की तरफ, तो उसका क्या होगा, फिर से फ्लक्स चेंज, रोटेशन होगी। तो क्लियर है बेटे ये बात, ठीक है। आफ्टर हाफ रोटेशन द फोर्स ऑन आर्म CD in upward direction and on arm AB in downward direction, ऐसा ही है ना, ठीक है। AB के ऊपर क्या लगेगी, डाउनवर्ड, CD के ऊपर क्या लगेगी, ऊपर की तरफ, ठीक है। नाउ अगेन फ्रॉम Fleming right hand rule, the direction of induced current is from D to C and from B to A। अब डायरेक्शन क्या जा रही है, D to C, B to A, पहले क्या आ रही थी A to B और B to A, अब क्या B to A, पहले जा रही C से D, अब जा रही D से C। तो ये कौन सा करंट बना जो अपनी डायरेक्शन अपने आप ही चेंज किया जा रहा है, कोई स्प्लिट रिंग भी अपने यहाँ पर यूज़ नहीं करी, तो ये बनता है AC करंट, ठीक है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। तो दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन
दिस प्रोसेस रिपीट अगेन एंड अगेन। ठीक है, क्लियर है। तो क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं वो यहीं तक लिखें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं क्लास +2 के ऊपर भी। तो क्लास +2 के जो स्टूडेंट हैं वो साथ साथ और लिखते जाएं। इतना लिखने के बाद आपने आगे लिखना है। ठीक है, अब मेन पोर्शन आपका स्टार्ट होता है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन था। ठीक है, अब थ्योरी। ठीक है, अब आपको पता है कि जब भी इस रेक्टेंगुलर कॉइल को इस वे के अंदर रखूंगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा इस केस में, अब इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, कितना होगा वो अपने को पता है कि फाई इज इक्वल टू क्या आता है, BA cos थीटा। फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा। ठीक है, अगर मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रखा हो, सपोज जब टाइम क्या था, व्हेन टाइम इज इक्वल टू 0। ठीक है, देन जो एंगल था थीटा उसकी वैल्यू भी 0 डिग्री थी। 0 डिग्री का मतलब जो cos थीटा की जो वैल्यू है, वो कितनी है, 0 है। मतलब मैंने कॉइल को ऐसे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ है और जो इसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी इस तरफ है। क्लियर है ये बात। चाहे मैं इस तरफ से लूँ तो -1 आ जाएगी वैल्यू, क्योंकि 180 हो जाएगा तो, और cos 180 की वैल्यू -1। और अगर मैं इस तरफ से देखूं तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, क्योंकि इस तरफ एंगल एरिया वेक्टर इस तरफ। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड भी इस तरफ, तो दोनों में एंगल कितना, 0। तो इस केस में मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहने वाला है, मैक्सिमम रहने वाला है। अच्छा, अब मैंने बोला जब टाइम 0 था तो ये भी ऐसे था, एंगल कितना था, 0 था। अब आफ्टर टाइम t मैं इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर देता हूँ, कॉइल को विद एंगल थीटा इसको मैं रोटेट कर देता हूँ। तो जब मैं रोटेट करूंगा तो इसकी वेलोसिटी कौन सी होगी, एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर है। आफ्टर टाइम t, हाँ जी, द एंगुलर वेलोसिटी जिसको आप ओमेगा के साथ रिप्रेजेंट करते हो, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या आता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो सपोज कर लेते हैं जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर थीटा। ठीक है, थोड़ा सा आपने थीटा एंगल चेंज कर दिया इसका कोयल का, अपॉन में टाइम, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा इंटू टी। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, ओमेगा टी। ठीक है, तो नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स जब आपने रोटेट करवाया उसको तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज आया होगा। पहले मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स जो था वो मैक्सिमम था, BA cos थीटा, थीटा की वैल्यू 0, तो फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, फाई इज इक्वल टू BA। अब इस केस में आपने एंगल थोड़ा चेंज कर दिया, विद एन एंगल थीटा आपने चेंज कर दिया, तो नाउ फ्लक्स कितना हो जाएगा, नाउ मैग्नेटिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू BA cos थीटा, और थीटा कितना हो चुका है अब, थीटा की वैल्यू ओमेगा टी। तो फाई इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। फाई इज इक्वल टू BA cos ओमेगा टी। क्लियर है, ये फ्लक्स हो गया। अब अपने को पता है कि मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर ये एक टर्न के लिए फ्लक्स की वैल्यू आई है तो n टर्न्स के लिए फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, फॉर n टर्न्स, तो फाई इज इक्वल टू n के साथ मल्टीप्लाई कर दो, NBA cos ओमेगा टी। क्लियर है, तो ये फ्लक्स की वैल्यू होगी। अब जब फ्लक्स इसको आपने रोटेट करवाया, फ्लक्स में चेंज हुआ, इतना हो गया फ्लक्स, तो अब फ्लक्स में चेंज होने की वजह से क्या होगा, EMF इंड्यूस होगी। ठीक है, नाउ द EMF कितनी इंड्यूस होगी, EMF इज इक्वल टू क्या होता है, -d∅/dt। यही होता है EMF, -d∅/dt। तो EMF इज इक्वल टू -d/dt ऑफ फाई की वैल्यू अपने पास कितनी है, NBA cos ओमेगा टी। क्लियर है, कितनी आ गई, NBA cos ओमेगा टी। तो EMF कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएंगी, NBA ओनली d/dt ऑफ cos ओमेगा टी।
क्लियर है ये बात? ठीक है, तो EMF इज इक्वल टू, हाँ जी, cos ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, हाँ जी, माइनस साइन ओमेगा टी और साथ में ओमेगा टी का क्या होगा, ओमेगा। क्लियर है ये बात? cos का क्या होता है, माइनस साइन ओमेगा टी और ओमेगा, तो EMF इज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन गया अपने पास NBA ओमेगा, हाँ जी, साइन ओमेगा टी, NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, अच्छा अब थोड़ा सा इजी करने के लिए NBA ओमेगा EMF इज इक्वल टू, इसको पुट कर देते हैं बेटे, E नॉट साइन ओमेगा टी, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, राइट कर लिया, मैं थोड़ा इरेज करने वाला हूँ ऊपर से, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है, अच्छा E नॉट क्या चीज़ है यहाँ पर, वेयर E नॉट की वैल्यू कितनी है, NBA ओमेगा को, मैंने कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी करने के लिए NBA ओमेगा को E नॉट पुट कर दिया, एंड दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ EMF, पीक वैल्यू ऑफ EMF की पीक वैल्यू को, मैक्सिमम वैल्यू को E नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा अपने पास अगर EMF की वैल्यू क्या आ गई, E नोट साइन ओमेगा टी, तो नाउ इंड्यूस करंट कितना हो गया, इंड्यूस्ड करंट, अगर EMF की वैल्यू ये आई तो इंड्यूस्ड करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, EMF बाई आर, I इज इक्वल टू EMF बाई आर होता है ना, तो वैल्यू पुट कर दो EMF की, तो I इज इक्वल टू EMF की वैल्यू E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन में R है, तो E नोट बाई आर, E नोट बाई आर, V बाई आर क्या होगा, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, वेयर I नॉट इज इक्वल टू E नॉट बाई आर, E नॉट बाई आर को अपन क्या पुट कर दिया, I नॉट, और I नॉट इज द, दिस इज द पीक वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट, दिस इज द पीक मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर है ये बात? ठीक है, अच्छा करंट भी निकल गया, EMF भी निकल गया, उनका मैग्नीट्यूड भी सारा कुछ निकाल दिया। अब लास्ट के अंदर इसकी वेव फॉर्म और समझिए। ठीक है, कर लिया राइट आपने ये? अच्छा अब वेव फॉर्म समझना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, और आगे भी यूज़ होने वाली है। ठीक है, तो वेव फॉर्म +1 क्लास के अंदर भी बेटे आपको करवाई जाती है। ठीक है, तो वेव फॉर्म के लिए हाँ जी, वी नो दैट I इज इक्वल टू क्या होता है, I नॉट साइन ओमेगा टी, अभी अपन ने करंट निकाला ये, और EMF की वैल्यू क्या थी, E नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब आपको बनानी है वेव फॉर्म, और आज आपको ऐसा बढ़िया मेथड बताऊंगा कि कभी लाइफ में भूलोगे नहीं। ठीक है, इस तरफ हमेशा लेते हैं टाइम, इस तरफ लेते हैं हमेशा टाइम, और इस तरफ आपने लेना है EMF की वैल्यू को और I की वैल्यू को। क्लियर है? अच्छा अब समझना, आपको इन सारी चीज़ों को समझने के लिए ना मेरे इस चक्कर को समझना जरूरी है। ये चक्कर है साइन का। ठीक है, यहाँ पर 0 होती है वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू +1 होती है, यहाँ पर वैल्यू फिर से 0 हो जाती है, और यहाँ वैल्यू क्या हो जाती है, -1। अब ये तो है वैल्यूज़, आपको तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है, वैल्यू फिर एंगल, साइन 0 0 0 पे 0, 90 मतलब π/2, यहाँ कितना हो जाता है पाई। ठीक है, यहाँ पर 3π/2, और वापस जब ये सर्कल कंप्लीट हो गया तो 2π। टाइम का जिक्र, यहाँ पर टाइम कितना है, 0 है, यहाँ पहुँचे तो t/4, यहाँ पहुँचे तो 2t/4, 2t/4 मतलब t/2 रह गया टाइम, और यहाँ पर 3t/4 टाइम, और यहाँ पर वापस पहुँच गए तो टाइम कितना हो गया, t। आपको तीन चीज़ें याद रखनी है, फिर से बता रहा हूँ, टाइम, एंगल और वैल्यू। जब टाइम 0 था तो एंगल भी 0 था और वैल्यू भी 0 थी। जब टाइम t/4 था
तो वैल्यू +1 थी, एंगल π/2 था। जब टाइम t/2 था वैल्यू 0 थी, एंगल पाई था। जब टाइम 3t/4 था वैल्यू -1 थी, एंगल 3π/2 है। और जब टाइम t हो जाता है, मतलब एक साइकिल कंप्लीट हो जाता है, तो एंगल 2π 360 कवर कर लेता है और वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। क्लियर है ये सारी बातें? ठीक है। अब देखिए, जब टाइम 0 है, 0 से शुरुआत करनी है आपने। जब टाइम 0 है तो उस टाइम ये सारा 0 हो गया। 0 होते ही साइन 0 की वैल्यू 0, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। सिमिलरली ईएमएफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0। तो मतलब दोनों की स्टार्टिंग यहाँ से शुरू होगी 0 से। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं। अब जब टाइम कितना है? t/4 है, तो वैल्यू यहाँ पुट करते हैं। आपको सीखनी है ये सारी चीज़ें। जब टाइम t/4 पुट करेंगे तो I = I0 साइन ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है? 2π/t। ओमेगा की वैल्यू 2π/t और t की वैल्यू कितनी टाइम? t/4, तो t/4, तो t से t, 2 से ये कैंसिल आउट, तो कितना बच गया ये? I = I0 साइन, हाँ जी, π/2, साइन π/2 बच गया यहाँ से। तो साइन π/2 मतलब साइन 90। साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 + 1। क्लियर है? तो इस टाइम आपको करंट क्या मिला? 90 पे मैक्सिमम करंट मिला। और सिमिलरली ईएमएफ की वैल्यू भी अगर मैं पुट करूं तो उस टाइम ईएमएफ की वैल्यू भी क्या मिलेगी आपको? मैक्सिमम मिलेगी। क्लियर है? तो इसके बाद नेक्स्ट आते हैं। जब टाइम कितना है? t/2। टाइम t/2 पुट करो अभी यहाँ पर, तो I = I0 साइन ओमेगा की वैल्यू 2π/t और टाइम कितना है? t/2, तो t से t कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो कितना बच गया? साइन पाई, और साइन पाई पे वैल्यू कितनी होती है? 0। क्लियर है? तो साइन पाई पे वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। और इस टाइम अगर मैं ईएमएफ की वैल्यू भी निकालूं तो उसकी वैल्यू भी आपको क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। ठीक है, पुट करके देख सकते हो, सेम ही सारा प्रोसेस है। अब नेक्स्ट इसके ऊपर बात करें तो जब टाइम कितना है? I = I0 साइन 2π/t। अब टाइम कितना हो चुका है? 3t/4, तो t से t कैंसिल आउट, 2 से ये कैंसिल आउट, तो एंगल कितना बन गया? 3π/2। एंगल कितना बन गया? 3π/2, और वैल्यू 3π/2 पे साइन की वैल्यू -1, मतलब नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू, नीचे की तरफ मैक्सिमम वैल्यू, और नीचे की तरफ ईएमएफ की भी मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर है? तो अब आते हैं वापस। जब एंगल कितना, टाइम कितना हो गया? t टाइम हो गया, तो I = I0 साइन 2π/t और टाइम कितना हो चुका है? t, तो 2 से 2, t से t कैंसिल आउट, तो साइन 2π हो गया एंगल, और साइन 2π मतलब वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। तो मतलब वैल्यू 0 हो चुकी है ईएमएफ की भी और करंट की भी। तो अपने को फिर जो वेव फॉर्म मिली वो किस फॉर्म के अंदर मिली? ऐसे। ठीक है, और ईएमएफ को अपन डॉटेड से शो कर देते हैं। इस वे के अंदर। ठीक है, मतलब जब दोनों की वैल्यू मैक्सिमम है, कितने टाइम पे? हाँ जी, कितने टाइम पे मैक्सिमम थी? t/4 पे, और t/2 पे कितनी आ गई? पाई एंगल पे 0 होगी। ये टाइम कितना है? t/2, और ये एंगल कितना है? टाइम कितना था? 3t/4, 3t/4, और ये फिर t पे क्या होगी? 0 होगी। क्लियर है? तो इसको आपने शो कर देना है कि ये वेव फॉर्म किसकी है? E = E0 साइन ओमेगा t की है वेव फॉर्म, और ये वाली किसकी है? I = I0 साइन ओमेगा t की। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा सारा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए। ठीक है, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और आगे शेयर करना मत भूलिए। तो थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।